ओके बेटा, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 3, ठीक है, क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का क्या नेम है? ग्रेविटेशन, ठीक है। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि ग्रेविटी क्या होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ना। आज हम देखने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है ना, ये कौन सा लॉ है, ठीक। और उसके बाद मैंने आप लोगों को एक वर्क भी दिया था, क्या बोला था मैंने आपको, जिससे हम थोड़ा सा प्रीवियस जो हम जो पढ़ चुके हैं उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा था, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जो अर्थ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, ठीक है, उस फोर्स को हमने बोला था ग्रेविटी। मतलब अर्थ के पास क्या है? ग्रेविटी है, जिसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अर्थ क्या करती है? एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है जो कि क्या है? ग्रेविटी, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं। एंड एक क्या था दूसरा जो हमने देखा था, वो क्या था? ग्रेविटेशन मतलब जो यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स की बात की थी हमने कि पूरे यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो बॉडीज होती हैं, वो क्या करती है? एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाती हैं, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है। उसे भी क्या बोला गया है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों में डिफरेंस मैंने बताया था आपको, माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। जो अर्थ फोर्स लगा रही है, जो अर्थ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, किसी भी लिविंग बीइंग्स की बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, तो वो आप उसे ग्रेविटी बोल सकते हैं ना, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, आप उसे ग्रेविटी बोलेंगे। लेकिन ग्रेविटी सिर्फ अर्थ के पास है, दूसरे प्लैनेट के पास नहीं है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है? पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है ना, पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है। यूनिवर्स में क्या है? जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे पे क्या करते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके थे। आई होप सबको समझ में भी आया होगा, क्लियर होगा। फिर मैंने आपको बोला था कि अगर, अच्छा, ये ग्रेविटी वाला कंसेप्ट हमें दिया किसने है? न्यूटन जी ने, ठीक है। न्यूटन जी ने हमें बताया था कि जैसे मैंने आपको एप्पल वाली स्टोरी बताई थी कि उन्होंने एप्पल ट्री से एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा था। तो उन्होंने क्या किया कि सोचा कि जो अर्थ है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है जो कि ग्रेविटी, और उसकी वजह से जो एप्पल है नीचे गिर रहा है ना, तो उनकी वजह से हमें ग्रेविटी पड़ रहा है। देन उसके बाद हमने देखा था कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं, न्यूटन जी के हिसाब से क्या, न्यूटन जी ने क्या बोला है कि पूरे यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो क्यों सारे ऑब्जेक्ट आपस में टकराई क्यों जाते हैं? टकराते क्यों नहीं है? क्यों गाड़ियां रास्तों में नहीं टकराती हैं? क्यों चीजें एक दूसरे से टकराती नहीं है, चिपक नहीं जाती हैं? ठीक है, क्यों ऐसा नहीं होता है ना? ऐसा होना चाहिए, उन्होंने जो बोला है उनके हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था कि उन्होंने क्या बोला था कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं तो सारी चीजें आपस में टकरानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो ये मैंने आपको बोला था कि पता करके आना है। तो कितने बच्चे पता करके आए हैं? हैंड रेज करके बताइए, कितने बच्चों ने इसके विषय में पढ़ा है? ओके, एक हैंड रेज हो रहे हैं, राजवर्धन, तुलसीराम। ओके, ठीक है, इसके विषय में हम डिस्कस हम बाद में करेंगे, है ना। ये वाला जो आप लोग घर से करके आए हैं, वेरी गुड। जो नहीं करके आए हैं तो किया करिए। हम इसके विषय में डिस्कस बाद में करेंगे। अभी तो फिलहाल हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना, उसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। तो बेटा आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन जी ने ग्रेविटेशन को और डिफाइन करने के लिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, उसे और डिफाइन करने के लिए एक लॉ दिया है जिसे बोला गया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। उसके बाद ये यूनिवर्स क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स के लिए अप्लाई हो रहा है ना, सिर्फ अर्थ के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है, ये पूरे यूनिवर्स के लिए अप्लाई हो रहा है। सन, मून, अदर
मतलब सब में आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसका एक और नेम है, मतलब इसे दूसरे नेम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये न्यूटन जी ने दिया है तो इसे बोल सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है इतना, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसे हम एक और नेम से बोल सकते हैं, इसका दूसरा नेम है, न्यूटन जी ने ये लॉ दिया है तो इसे हम बोलेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि प्लीज इतने सारे लॉ दिए न्यूटन जी ने, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में आपका जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन था, ठीक है, उसमें भी आपने बहुत सारे लॉज पढ़े थे, अब यहाँ पे फिर लॉ आ गया, ठीक है। तो इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलेंगे, ओके। एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दोनों एक ही चीज है। अगर आपके एग्जाम में आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो भी आपको यही लिखना है, अगर आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो ये भी यही का तो भी यही लिखना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अलग है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अलग है, ठीक है। क्लियर है बेटा इतना? अब ये होता क्या है, मतलब क्या दिया है न्यूटन जी ने, क्या लॉ बताया है, तो देखिए लॉ पहले पढ़ते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करें। उन्होंने क्या बोला है, एवरी बॉडी, मतलब एवरी बॉडी, हर एक ऑब्जेक्ट, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में, है ना, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, जो कि अभी हमने देखा था। क्या बोल रहे हैं कि पूरे यूनिवर्स में जो भी बॉडी है वो क्या करती है, दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ये पता है, हमने ये पढ़ लिया। आगे देखते हैं, पिता फोर्स, एक फोर्स लगाएंगे, वो कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। उसके बाद which is directly proportional to the product of their masses, जो कि बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के, प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं समझा रही हूँ, ठीक है। चलो ये दो ऑब्जेक्ट है, ओके, बॉल समझ लीजिए। जो ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। क्या लॉ दिया है आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये ऑब्जेक्ट आपका ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। इसका मास बेटा m1 है, इसका मास है m2, ओके। इसका मास m1, इसका मास m2। दोनों के ही बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, है ना, दोनों के ही बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, तो उस डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे d, ठीक है। उस डिस्टेंस को हम क्या डिनोट करेंगे, d से। इतना क्लियर है। अब न्यूटन जी ने क्या बोला है, क्या लॉ दिया है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बोला है कि जो फोर्स है, ठीक है, जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली का साइन आपको पता है, ऐसे लगता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट मतलब समझते हैं ना, क्या होता है, मल्टीप्लाई इनटू, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मतलब इनके मासेस का प्रोडक्ट, मतलब m1 इनटू m2। क्लियर है बेटा इतना? क्लियर है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब कहां पे आएगा, अपॉन में, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है, d, और ये d का स्क्वायर। पहले बताइए इतना क्लियर है सभी को? मैसेज करके मुझे बताइए क्लियर हुआ, मैंने क्या क्या आपको एक्सप्लेन किया है, क्लियर हुआ है आप लोगों को? ओके, कई बच्चे बोल रहे यस मिस, कई बच्चों को थोड़ा सा डाउट है, मैं फिर से बताती हूँ आपको। ओके लिसन एवरीवन, जिन्हें क्लियर है वेरी गुड, जिन्हें नहीं क्लियर हुआ एक बार और एक्सप्लेन करूंगी। देखिए आपको ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स आई थिंक समझ में आ गया था,
1 सेकेंड। यस बेटा, सॉरी, आपको ग्रेविटी ग्रेविटेशन समझ में आ गया था ना बेटा, ठीक है। तो न्यूटन जी ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी को किसने मतलब हमें किसने बताया है कि जो अर्थ है वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, न्यूटन जी ने, है ना। तो न्यूटन जी ने ग्रेविटेशनल फोर्स को और डिफाइन करने के लिए, उसके बारे में और बताने के लिए एक लॉ दिया, जिसे हमने बोला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। जिसे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूटन जी ने दिया है, तो इसका नेम एक वो क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इतना क्लियर है। अब उन्होंने लॉ क्या दिया है, देखिए लॉ हम पढ़ लेते हैं। लॉ मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पे, क्या राइट किया मैंने कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज है, तो हमने यहाँ पे दो बॉडी ले ली, है ना। एक बॉडी ए और एक बॉडी बी, मतलब एक ऑब्जेक्ट ए, एक ऑब्जेक्ट बी। ओके, क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद द फोर्स, ठीक है। एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, मतलब ए जो है वो बी को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और बी ऑब्जेक्ट जो है वो ए को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है बेटा, ये बताया गया। अब उन्होंने क्या बोला है, जो ये फोर्स है बेटा, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, फोर्स है, ए बी पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, बी ए पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है बेटा, तो यहाँ पे मैंने फोर्स लिखा, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली मतलब ये, डायरेक्टली का साइन कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब इनके मासेस का प्रोडक्ट, इनके मास का प्रोडक्ट कितना होगा, m1 into m2 लिख दिया मैंने, m1 into m2, ठीक है, उनका मास लिख दिया। आगे क्या बोला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कहाँ लिखेंगे आप, अपॉन में, तो यहाँ अपॉन में आएगा, ठीक है। क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हमने लिया है, t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t का स्क्वायर। तो ये है आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर है इतना आप सभी को, क्लियर है बेटा इतना आप सभी को। हर्षिता अब क्लियर हुआ, ओके ओके, सभी बच्चों ने मुझे मैसेज कर दिया है कि क्लियर है ना। तो ये जो है, ये है आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, याद रखिएगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है इतना बेटा। अब इसको और आगे करते हैं, देखिए अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा, है ना। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है बेटा, इसको हटाना पड़ेगा। तो जब इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है ना, ध्यान रखिएगा। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब आप हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा g, कैपिटल G, ठीक है। यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात हो रही है, तो ग्रेविटेशन से क्या g लगेगा, ये है कांस्टेंट, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और पूरे यूनिवर्स की बात चल रही है, तो ये होगा यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या होगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट। उसके बाद क्या आ जाएगा, m1 m2 d2। एक एक स्टेप लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो आपको पहले बताइए ये क्लियर हुआ, कुछ नहीं किया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमें रिमूव करना था बेटा, हमने क्या किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट यहाँ पे लिखा g, ठीक है। g इसलिए लिखा है क्योंकि ये ग्रेविटेशन की बात हो रही है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं। और ये जो g है, ये है
इतना क्लियर है? क्लियर है सभी को? ओके, क्लियर है ना? अब आगे देखते हैं। उसके बाद बेटा आगे देखिए, अब क्या करेंगे? ये है आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये याद रखिएगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक। अब मुझे जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो मतलब जी की, तो क्या करेंगे? मैं एक्चुअली यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। ये इरेज कर दो ऊपर। चलिए नीचे का इरेज करते हैं ये डायग्राम। चलिए जी, आप याद रखिएगा, है ना, यहाँ लिख देती हूँ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिख रहा है आप लोगों को? विजिबल है बेटा? दिख रहा है ना सभी को? ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, अब हमें जी एसआई यूनिट पता करनी है, जी की, ठीक है। जी की क्या करनी है? एसआई यूनिट पता करनी है। तो हम क्या करेंगे? एस ऑलरेडी था, टी ऊपर चला जाएगा, डी का स्क्वायर, m1 m2, ये आ गया जी, ठीक है। यांशी ओझा जी अपनी आ रही क्या? ओके, एफ डी का स्क्वायर m1 m2, क्लियर है? इतना कुछ नहीं किया है मैंने। एफ वही था ऑलरेडी, डी स्क्वायर ऊपर गया, m1 नीचे आया, m2 नीचे आया, तो ये आपकी जी की वैल्यू आ गई, है ना। अब इसकी एसआई यूनिट कैसे पता करोगे? फोर्स के लिए क्या लगाते हैं? न्यूटन। तो यहाँ पे आ गया एन। डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या यूनिट लगती है? बताइए जरा, मैसेज करिए मुझे। बताइए डिस्टेंस के लिए क्या लगा हुआ है? दूरी। किससे नापते हैं आप? मीटर से ना, ठीक है। मैसेज मुझे किसी ने नहीं किया? अनुराग, मीटर पर सेकंड नहीं बेटा, सिर्फ मीटर, डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मीटर आएगा और स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लगेगा? स्क्वायर, ओके। मासेस m1 m2, मासेस को किससे करते हो? केजी ना, केजी का स्क्वायर, तो दो मासेस है तो ये हो गया केजी का स्क्वायर, तो ये होगी बेटा इसकी यूनिट। क्लियर है इतना सभी को? एंड m का स्क्वायर अपॉन में kg का स्क्वायर इक्वल टू g, ठीक है। और इसकी एक वैल्यू रहती है, तो हमेशा याद रखिएगा, जो होती है 6.67 into 10 की पावर -11, g की वैल्यू, ठीक है। 6.67 into 10 की पावर -11 याद रखिएगा। अब ना ये अब ये यूनिट, ये वैल्यू क्यों बता रही हूँ, आप लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, तो जी की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी, तो ये रहेगी वैल्यू, और ये वैल्यू याद रखिएगा 6.67 into 10 की पावर -11, और ये सभी के लिए मींस क्या? यूनिवर्स के लिए, है ना। मान लीजिए आप यूनिवर्स में सन की बात कर रहे हैं या मून की बात कर रहे हैं और उनके बीच का आप ये फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें भी यही वैल्यू रखेंगे। मतलब ये यूनिवर्सल, हमने बोला ना, जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू सभी जगह अप्लाई होगी। पहले बताइए, क्लियर कितना सभी को? सबको क्लियर है? तो अब आज हमने जो जो पढ़ा है फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या देखा है। देखिए, आज मैंने आपको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाया है बेटा, वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। न्यूटन जी ने ये लॉ दिया है ना, इसका एक और नेम है जो क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने क्या देखा कि यूनिवर्स में पूरे
यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे में क्या करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब मैंने आपको यहाँ पे अभी दो ऑब्जेक्ट बताए थे, एक ए ऑब्जेक्ट था, एक बी ऑब्जेक्ट था, एक का मास m1, एक का मास m2, ठीक है, दोनों का ही क्या किया था, प्रोडक्ट, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर लगाया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया हमने, फिर क्या लगाया, कांस्टेंट जी। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ओके। फिर हमें जी की एसआई यूनिट पता करनी थी, तो जी की एसआई यूनिट पता करने के लिए क्या किया बेटा, हमने फोर्स को यही था d स्क्वायर ऊपर दिया m1 m2 g, ठीक है। फोर्स की यूनिट होती है मीटर, d की डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या होगी, मीटर का स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर क्यों, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर होगा। उसके बाद m1 m2 मतलब kg है ना, तो kg into kg, मास को किसमें मेजर करते हैं, kg, तो ये हो गया kg का स्क्वायर। तो बेटा ये है g की SI यूनिट, याद रखिएगा जब भी आप g निकालेंगे तो वो उसकी SI यूनिट होगी, और g की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 into 10⁻⁻11। ओके, क्लियर है सभी को, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बस आप ये याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको, है ना। ये अगर आपको याद है तो ये लाइंस जो है, ये जो डेफिनेशन है आप लिख सकते हैं, है ना। क्या है, देखिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है इतना सभी को, सभी को क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने जो आपको बोला था, आपका जो वर्क था एसडब्ल्यू था कि आपस में चीजें क्यों नहीं टकराती हैं, तो वो मुझे आपको आज ही बताना था, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं बचा है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो उसे हम एक्सप्लेन करेंगे, मतलब हम देखेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको मंडे को, ओके, ठीक है। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज करके बेटा पूछ सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज करिए, मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन करूंगी, और अगर आपको क्लियर है तो आप वो भी मैसेज करिए कि मैम हमें क्लियर है। ओके, प्राची रजक मैम क्लियर है, दीपेश जाटव क्लियर है, ओके, गणेश क्लियर है, तनिषा अन्यास क्लियर है, ओके, आई थिंक सभी को क्लियर है ना। 1 सेकेंड, एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया है, मैम जी की वैल्यू में 6.67 की आगे 3 भी लगेगा ना, 3 नहीं लगेगा, 1 सेकेंड बेटा, एक सेकेंड के, सोनम पांचाल का क्वेश्चन है बेटा, नहीं ये इसकी यूनिट यही है 6.67 into 10⁻⁻11, आपकी बुक में भी यही है ना। आपकी जो बुक है ना एनसीईआरटी बुक में, उसमें देखिएगा यही वैल्यू लिखी हुई है 6.67 into 10⁻⁻11, नहीं है, ये 7 है, ओके सोनम, है ना, ठीक है। तो आई थिंक सभी को आ चुका है, ओके। तनिष्क का प्रॉब्लम है कि मैम यूनिट वाला एक बार प्लीज एक्सप्लेन करिए, ओके तनिष्क, आई विल एक्सप्लेन, लिसन। और तनिष्क को थोड़ा सा प्रॉब्लम है यूनिट वाला, ठीक है, तो यूनिट जो मैंने बताया उन्हें नहीं क्लियर हुआ है, तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ बेटा। देखिए, फोर्स तक आई थिंक सभी को क्लियर हो गया है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिया हमने। अब मुझे जी की एसआई यूनिट पता करनी है, क्या पता करना है बेटा, एसआई यूनिट
इरेज करके बता दूंगी आपको 1 सेकेंड। क्या बेटा f था वहां पे, f के साथ क्या आ गया v स्क्वायर, यहाँ पे आ गया m1 m2 और g यहाँ पर आपका, ठीक है। अब मुझे g की ऐसा यूनिट पता करनी है, तो ये आपका g है, अब ऐसा यूनिट पता कर लेते हैं। f की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, तो मैंने यहाँ पे n लिख दिया। ओके तनिष्क, उसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर में नापते हैं ना, ठीक है। ऐसा यूनिट डिस्टेंस की क्या है, मीटर है, तो बेटा मैंने यहाँ पे मीटर लिखा। अब इसका स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, मतलब किसका स्क्वायर आ जाएगा बेटा, मीटर का स्क्वायर। ओके, देन m1 m2 क्या है आपके मासेस है, और मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी, ठीक है। तो केजी 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 इनटू केजी मतलब क्या है, केजी का स्क्वायर है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई बेटा जी की, मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। क्लियर है बेटा इतना, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताई है 6.67 into 10⁻11, ये जी की आपकी वैल्यू है ना। जब आप आगे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इस पर बेस्ड जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको जी की वैल्यू रखनी रहेगी, तो जी की वैल्यू आप सभी क्या रखेंगे, 6.67 into 10⁻11, ये आपको याद रखना है। क्लियर है अब तनिष्क, आई थिंक सभी को क्लियर है। ओके, तो आज की हम क्लास यही ऐड करते हैं, कल हम न्यू टॉपिक देखेंगे, है ना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपका हो चुका है, इसे आप रिवाइज करिएगा, प्रीवियस जो हमने टॉपिक कवर किए हैं उन्हें भी देखिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, और आपको जो वर्क दिया था, एलजेब्रा दिया था, उसके विषय में भी हम बात करेंगे, ठीक है बेटा। इतना क्लियर है सभी को?